नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। लोग अपने वोट की ताकत से तय करेंगे कि कौन बिहार की सत्ता संभालेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। पर इस बार बिहार के लोग किस आधार पर मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे पर, बदलाव के मुद्दे पर, रोजगार के लिए पलायन रोकने के मुद्दे पर, बेहतर स्कूल कॉलेज के मुद्दे पर, आर्थिक तरक्की के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, औद्योगिक विकास के मुद्दे पर, या आखिर में जाति का जुगाड़ ही चलेगा? बिहार जातीय राजनीति की एक प्रमुख और मुखर प्रयोगशाला रहा है। बिहार के सियासी अखाड़े में खड़े बड़े बड़े नेता भले ही विकास और बदलाव की बातें कर रहे हों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें कर रहे हों, पर भीतर खाने जातीय समीकरण साधने के लिए बहुत सावधानी से गोटियां चली जा रही हैं। ऐसे में जाति आधारित छोटे दलों की पूछ बढ़ गई है। मुकेश सहनी की वीआईपी हो या उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, जीतन राम मांझी की एचएएम हो या चिराग पासवान की एलजेपीआर, इन पार्टियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला चुन रखा है। बड़े राजनीतिक दलों की मजबूरी ये है कि जाति आधारित छोटे दलों के साथ आने से उनकी ताकत बढ़ जाती है और उनके विरोध से अधिक नुकसान होने के ग्रह गोचर जो हैं वो बनने लगते हैं। बिहार की चुनावी राजनीति में अगड़ा पिछड़ा आजादी के पहले से ही शुरू हो चुका था। आजादी के शुरुआती 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता में सवर्णों का वर्चस्व रहा। उसके बाद पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी दिलाने की राजनीति शुरू हुई। 1960 के दशक में बिहार में पिछड़ों की आवाज बुलंद करने वाले ज्यादातर नेता सवर्ण जाति से ताल्लुक रखते थे। यही वजह है कि 1967 में बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया भी कायस्थ जाति के महामाया प्रसाद सिन्हा बने थे। जाति की तरंग से सत्ता के लिए उमंग तैयार करने का काम तूफानी रफ्तार से बिहार में चला। डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की सोशलिस्ट धारा और जेपी आंदोलन से निकले कुछ युवा नेताओं ने बिहार में जाति की राजनीति को नया आकार दिया। इसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी, दिवंगत रामविलास पासवान और शरद यादव भी। 1990 के दशक की शुरुआत में लालू यादव ने मुस्लिम प्लस यादव समीकरण के आधार पर बिहार में 15 साल तक राज किया। यादवों का वर्चस्व बढ़ा तो उसके विरोध में दूसरी पिछड़ी जातियां लामबंद हुई। साल 2005 में नीतीश कुमार ने नए जातीय समीकरणों को साधते हुए सत्ता हासिल की। बिहार के नेताओं ने विकास और बदलाव की जगह जातीय समीकरणों पर अधिक माथापच्ची की। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार चुनाव में जातीय समीकरणों को साधने की जुगत किस तरह से चल रही है। पिछले 35 साल में यानी लालू नीतीश के दौर में बिहार में जाति की दीवार कितनी ऊंची हुई। बिहार में बीजेपी किस तरह जातीय गोलबंदी की स्क्रिप्ट पर काम करती रही है। बिहार में कैसे टूटा अगड़ी जातियों का राजनीतिक वर्चस्व और पिछड़ों को अगड़ा बनाने की राजनीति अब किस ओर आगे बढ़ रही है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास सीरीज दर्दे बिहार के आज की किश्त, जाति का तंत्र सत्ता के मंत्र में। जाति जड़ नहीं जीवंत है, हमारे सामाजिक ताने बाने की सच्चाई है, सामाजिक रिश्तों का आधार और पहचान है। हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव जीतने के लिए जातियों की जोड़ तोड़ का प्रयोग जारी है। इससे समाज में जाति की दीवार गिरने के बदले और ऊंची होती जा रही है। भीतर खाने जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर सत्ता हासिल करने के लिए समीकरण बैठाने की होड़ में शायद ही कोई राजनीतिक दल पीछे हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की, चिराग पासवान की पार्टी हो या मुकेश सहनी की, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कलवार जाति से आते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भूमियार हैं। जेडीयू के सबसे बड़े चेहरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से हैं। आरजेडी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर धानुक जाति से ताल्लुक रखने वाले मंगनी लाल मंडल को बैठाया है,
तो कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी है। मकसद साफ है, सत्ता के लिए वोटों की सोशल इंजीनियरिंग। चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए सियासी दलों में कास्ट कॉम्बिनेशन पर लगातार जोड़ घटाव चल रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, अल्पसंख्यकों को जो हक मिलना चाहिए हम आपको दिलवा के दिखाएंगे। चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, चाहे कोई धर्म के भाई हो, सभी लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। इन लोगों ने हम लोग को जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब क्षेत्रवाद में बांट रहे हैं, कुछ लोग भाषा के आधार पर बांट रहे हैं। कितना बांटेंगे आप भैया देश को? सिर्फ जातियों की जो राजनीति हो रही है, जाति आधारित आरक्षण की जो बात हो रही है, राजनीतिक भागीदारी की जो बात हो रही है, उससे समता मूलक समाज नहीं बन सकता है। बिहार के सियासी अखाड़े में खड़े महारथी ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि सूबे के लोगों के मन में क्या चल रहा है। ऐसे में भीतर खाने जातीय समीकरणों को साधने का काम चल रहा है। खुद को पिछड़ों का खैरख्वाह बताने की होड़ लगी। नीतीश सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वे में बिहार की 13 करोड़ आबादी में ओबीसी 63.14%, सामान्य वर्ग 15.52%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% की हिस्सेदारी है। जातीय सर्वे में बिहार में 214 जातियों का जिक्र है, जिसमें 143 जातियां ओबीसी कैटेगरी में हैं। ऐसे में बिहार के सियासी अखाड़े में खड़े राजनीतिक दलों की नजरें बांस की तरह ओबीसी वोट बैंक पर टिक गई है। 85% जातियाँ जो हैं, आप अपर कास्ट कितने हैं? 15% हैं, 14-15%। बाकी तो वही लोग हैं और राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द करनी है। कोई भी नेता बिहार में जो नेता बनेगा, प्लिंथ उसका मजबूत होना चाहिए। प्लिंथ क्या है? उनकी जातीय सपोर्ट है। बिहार में यादवों की आबादी 14.27% है। सूबे में विधानसभा की 243 सीटों में से 50 से 60 सीटों पर यादव वोट निर्णायक भूमिका में है। परंपरागत रूप से यादव वोट का बड़ा हिस्सा आरजेडी के साथ जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी जेडीयू को भी यादव वोटर्स का साथ मिला है। जिसमें आरजेडी से 36, बीजेपी से 7, जेडीयू से 6, वीआईपी से 1, कांग्रेस से 1, माले से 2, सीपीएम से 1 के टिकट से चुने गए। ऐसे में इस बार बिहार में सभी पार्टियां क्षेत्रवार यादव उम्मीदवारों को उतारने और यादव समुदाय के वोट को हासिल करने के लिए दांव लगाती दिख सकती है। बिहार में भीतर खाने कोयरी कुर्मी वोट बैंक को लेकर भी जोर आजमाइश जारी। कोयरी कुर्मी वोट को नीतीश कुमार यानी जेडीयू का परंपरागत वोट माना जाता है। वहीं बीजेपी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कर्ता धर्ता उपेंद्र कुशवाहा को आगे कर जेडीयू के कोयरी कुर्मी वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती दिख रही हैं। सूबे की 50 से 60 सीटों पर सत्ता की चाबी कुर्मी कोयरी जाति के वोटर्स के हाथों में मानी जाती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोयरी कुर्मी पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के बाद भी सूबे में असरदार रहेगी? क्या नीतीश के विकल्प के तौर पर बीजेपी सम्राट चौधरी के चेहरे को आगे कर रही? थोड़ी सी बात ये इसको समझना है, जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं तो वह उस समाज का वोट कितना है वह सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन बावजूद जो समीकरण जो इक्वेशन साधने की बात है उसमें नीतीश कुमार और उसमें मास्टर माइंड उसमें कहे जाते हैं, वह नीतीश कुमार राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य भी कहे जाते हैं। इस लिहाज से एलजेपी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार में दलित महादलित करीब 16% और कुछ सवर्ण वोटर्स पर मजबूत पकड़ रखते हैं। दलित महादलित वोट बैंक में एक बड़े दावेदार एनडीए के जहाज पर सवार जीतन राम मांझी की पार्टी भी है। महादलित वोट का बड़ा हिस्सा कभी जेडीयू के खाते में जाता था, लेकिन 2025 में दलित और महादलित वोट बैंक में बड़ी खींचतान एनडीए के भीतर दिख रही है। बिहार की आबादी में सवर्ण जातियों में ब्राह्मण 3.66%,
राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.87% और कायस्थ 0.60%। भले ही संख्या में सवर्ण जातियां कम हो, लेकिन संख्या के हिसाब से सियासी रसूख बरकरार है। 2020 में सवर्ण जातियों के 64 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। इसमें से 33 तो बीजेपी के टिकट से चुने गए। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के टिकट से किस्मत आजमाने वाले 17 सवर्ण जातियों के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ऐसे में सवर्ण जातियों के वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश सभी सियासी पार्टी करती दिख रही है। प्रशांत किशोर के जनसुराज भले ही बिहार में बदलाव, विकास, रोजगार, शिक्षा और पलायन रोकने के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने की वजह से पीके को सूबे की सवर्ण जातियों के वोट का एक हिस्सा मिल सकता है। बिहार में इन दिनों लोगों के बीच बातचीत का सबसे हॉट टॉपिक है, अब की बार किस जाति का वोट किसके पक्ष में जाएगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के साथ कौन कौन सी जातियों का वोट जुड़ेगा। लालू यादव ने कभी MY यानी मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक का कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसे विस्तार देते हुए तेजस्वी यादव महिला प्लस यूथ कॉम्बिनेशन की बात कहते हैं। 2 साल पहले आई बिहार सरकार की जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि सूबे में यादव सबसे बड़ी जाति है। सूबे की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 14% से अधिक है। 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में ओबीसी की हिस्सेदारी 63.14% है, जिसमें 2 कैटेगरी है, एक बैकवर्ड क्लासेस और दूसरी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। ऐसे में बिहार में ओबीसी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए तरंग पैदा करने की कोशिश हो रही है। 1990 के दशक में लालू यादव के यादव प्लस मुस्लिम वोट बैंक को साधते हुए सत्ता समीकरण बनाया था, जिसमें यादव मजबूत हुए। मुस्लिमों में भी कुछ जातियों को ही सत्ता का फायदा मिला। लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की आंधी में सूबे की अगड़ी जातियां किनारे लग गईं। उनके दौर में यादवों का समाज से सत्ता प्रतिष्ठान तक प्रभाव बढ़ा। इससे माइनस यादव ओबीसी जातियों में नाराजगी बढ़ने लगी। इसी जातीय असंतोष से कुर्मी राजनीति का उदय हुआ, जिसके चेहरा बने नीतीश कुमार। साल 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने जातीय समीकरणों को साधने के साथ विकास का इंजन भी जोड़ दिया। उन्होंने लालू राबड़ी राज में यादवों की तुलना में पिछड़ी ओबीसी जातियों के साथ दलितों में महादलित और मुस्लिमों में पसमंदा को अपने साथ जोड़ा। नीतीश कुमार की मॉडरेट सोशलिस्ट छवि की वजह से उन्हें अगड़ी जातियों का भी साथ मिलने लगा। कभी लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने में पीछे से नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई। लालू यादव के दौर में यादवों का वर्चस्व बढ़ा तो ओबीसी में शामिल दूसरी जातियां ठगा महसूस करने लगी। मंडल की हवा में पिछड़ी जातियों को अपने लिए बड़ा सियासी आसमान दिखने लगा। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन के लिए जाति आधारित रैलियां होने लगी। कुशवाहा रैली, धानुक रैली, निषाद रैली, दलित चेतना रैली, चंद्रवंशी रैली, अंबेडकर रैली, चौरसिया रैली, बिंद रैली, माली मालाकार रैली, स्वर्णकार रैली जैसी न जाने कितनी ही रैलियां हुई। जाति आधारित रैलियों में शक्ति प्रदर्शन के जरिए सत्ता में हिस्सेदारी का दावा किया जाने लगा। लालू यादव के दौर में यादवों के बढ़ते वर्चस्व को चुनौती देते हुए नीतीश कुमार ने अपनी सियासी जमीन तैयार की, जिसमें साल 1994 में हुई कुर्मी चेतना महारैली मील का पत्थर साबित हुई। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार को वोट की जमीन पर खास कामयाबी नहीं मिली। एक जमाने में बिहार के सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोट पर कांग्रेस का एकाधिकार माना जाता था, जिसे सामाजिक न्याय की आंधी में लालू यादव ने ध्वस्त कर दिया। लालू यादव को ओबीसी के साथ मुस्लिमों का भी पूरा समर्थन मिला। दलित समुदाय के वोटर भी आरजेडी के लालटेन थामे खड़े रहे, लेकिन सवर्ण किनारे लग गए।
लालू यादव ने 90s में मंडल आंदोलन के बाद जो बिहार में उन्होंने राजनीति को अपनी दिशा दी, वो बिल्कुल कन्फ्रंटिस्ट अप्रोच के तहत की। उन्होंने अपर कास्ट को टारगेट किया, कई एक स्लोगन दिए, भूरा बाल साफ करो का स्लोगन उनके पार्टी के बिहाफ से आया। तो इस तरह के कई एक स्लोगन ऐसे दिए जिससे अपर कास्ट कंप्लीटली राजद से अपने आप को अलग कर लिया, और शायद उनकी वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी थी कि अपर कास्ट को टारगेट करके लार्जर ओबीसी ही नहीं बल्कि दलितों को भी एक फोल्ड में लाया जाए, और जिसमें लालू यादव 95 के इलेक्शन में तो पूरी तरह सफल हुए, और जिसको कहते थे कि चुनावी जो बक्से है उससे जिन निकलेगा। इसके पीछे उनकी जो सोच थी वो यही थी कि अपर कास्ट माइनस अदर्स जो है वो बिहार के चुनाव में बहुत हद तक पोलराइज करने में वो अपने आप को सफल मान रहे थे। नीतीश कुमार ने बड़ी चतुराई से अपने साथ लालू यादव की राजनीति में खुद को हाशिए पर महसूस करने वाले वोटरों को साधने की कोशिश की। इसमें सवर्ण जातियों के लोग थे, ओबीसी में अति पिछड़ा और दलितों में महादलित को साथ अपने में जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग की, मुस्लिमों में पसमानदा कैटेगरी बना दी। ऐसे में खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार हमेशा अपने वोट बैंक का विस्तार करते रहे। नीतीश कुमार उसी जातिवादी राजनीति के ही उपज हैं, मैं मानता हूँ। यो जेपी मूवमेंट से निकले ये लोग हैं। जैसा मैंने कहा कि समाजवादी पृष्ठभूमि के लिए अंतक करते तो जात की राजनीति है। वो खुद कुर्मी समाज से आते हैं और लालू प्रसाद की काट में उन्होंने अपने स्वजाति को, कुशवाहा को, धानु को साधने की कोशिश की, और एंटी लालू वोट होने के कारण अपर कास्ट को सहयोग लिया, समर्थन दिया। आज उनकी राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ चुके थे कि सिर्फ सामाजिक न्याय के नारे के सहारे लंबे समय तक सत्ता में नहीं बने रहा जा सकता है। ऐसे में उन्होंने विकास और बदलाव के स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया। 2005 में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने सूबे की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दिया और इसके लिए सवर्ण जाति के उन काबिल अफसरों पर भरोसा जताया जिन्हें वर्षों से किनारे बिठा दिया गया था। यहां तक कि महिलाओं को एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर देखने और साधने की कोशिश नीतीश कुमार के दौर में दिखी। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार के सत्ता के शीर्ष पर बने हैं, चाहे गठबंधन साझेदार आरजेडी हो या फिर बीजेपी। बिहार की राजनीति लालू और नीतीश की परिक्रमा करने लगी। चुनाव में एक खास तरह का पैटर्न देखा जाने लगा। लोग किसी खास उम्मीदवार या दल को चुनाव में जिताने की जगह दूसरों को सत्ता में आने से रोकने के लिए वोटिंग करने लगे। अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई में बिहार का सबसे अधिक नुकसान ये हुआ कि सूबे का पढ़ा लिखा वर्ग तेजी से बाहर निकलने लगा। ब्यूरोक्रेसी में ज्यादातर अफसर ऊंची जातियों के थे, जिन्हें सामाजिक न्याय की राजनीति के झंडा बरदार अहम पदों पर बैठाना नहीं चाहते थे। नतीजा ये रहा कि कुछ डेप्यूटेशन पर बाहर निकल गए तो कुछ बिहार में ही अपनी तैनाती के हिसाब से हालात बदलने का इंतजार करते रहे। ये भी बिहार की राजनीतिक चरित्र दोष और सत्ता की प्यास है कि जिस गैर कांग्रेसवाद की धारा से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का राजनीतिक उदय हुआ, वही लालू यादव कांग्रेस की मदद से बिहार में सरकार बनाते हैं, वही नीतीश कुमार कांग्रेस की मदद से अपनी सरकार बचाते हैं। यह भी बिहार की राजनीति में जातियों का प्रभाव और कालचक्र है, जिसमें कभी अगड़ी जातियों के नेताओं के पीछे पिछड़ी जातियों के नेता खड़ा हुआ करते थे। आज की तारीख में पिछड़ी जातियों के नेताओं के पीछे अगड़ी जातियों के नेता अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार की सत्ता में पिछड़ी जातियों के सत्ता के केंद्र में आने की कहानी समझने के लिए साल 1967 पर जाना होगा, जब नारा लगता था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। दरअसल 1960 के दशक में सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया ने बिहार और यूपी में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी शुरू की, जिसका साइड इफेक्ट ये रहा कि आजादी के 20 साल के भीतर ही बिहार में सत्ता सवर्णों के हाथ से निकलकर पिछड़ा समुदाय के हाथ में चली गई। 1960 के दशक में बिहार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में सोशलिस्ट मजबूत होने लगे। बिहार में सोशलिस्टों के बड़े नेता थे कर्पूरी ठाकुर,
नतीजा ये रहा कि साल 1967 में बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के लिए जमीन तैयार हो गई। इसमें जनसंघ की बड़ी भूमिका रही, लेकिन सोशलिस्टों में ज्यादातर नेता ऊंची जातियों से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रामानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया। सांसोपा विधायक कर्पूरी और रामानंद गुट या अगड़ी पिछड़ी जातियों के गुट में बट गए। आखिर में मुख्यमंत्री पद के लिए महामाया प्रसाद के नाम पर मुहर लगी। उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में सवर्ण जाति के लोगों का वर्चस्व साफ साफ दिख रहा था। महामाया प्रसाद सिन्हा के बाद सतीश प्रसाद सिंह 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के समर्थन से वीपी मंडल ने सूबे की कमान संभाली। 50 दिन के बाद कांग्रेस ने बड़ा दाव चलते हुए भोला पासवान शास्त्री को सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया, जो दलित समुदाय से आते थे। यह बिहार की सियासी प्रयोगशाला का कमाल था कि आजादी के 20 साल के भीतर एक दलित मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। दल बदल के अजब गजब प्रयोग हुए, जिसमें 2 साल में 6 सरकारें बनी और गिरी। वो दौर था 1967 से 1969 का। ये बदले हुए बिहार का मिजाज था, जिसमें सरकारें बनती और गिरती रहीं। जाति के आधार पर सियासी जमीन मजबूत करने का खेल चलता रहा। सत्ता कभी सवर्ण से पिछड़ों तो पिछड़ों से सवर्ण जातियों के हाथों में आती जाती रही। 1974 में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुए आंदोलन ने युवा नेतृत्व के लिए रास्ता खोला, जिसकी उपज लालू यादव और नीतीश कुमार हैं। वो साल 1977 का था। इमरजेंसी के बाद बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुखिया बने कर्पूरी ठाकुर। उनकी सरकार ने नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण देने के लिए मुंगेरीलाल आयोग की रिपोर्ट को मामूली फेरबदल के साथ मान लिया, जिससे पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी में 26% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। कर्पूरी सरकार के इस ऐलान के कुछ दिनों के भीतर पूरा बिहार अगड़ा और पिछड़ा में बट गया। बिहारी समाज में दरार साफ साफ नजर आने लगी। 1980 के दशक में बिहार में कांग्रेस की मजबूती के साथ सत्ता में वापसी हुई। सत्ता के शीर्ष पर ब्राह्मण और राजपूत रहे। जगन्नाथ मिश्र गए तो चंद्रशेखर सिंह बैठाए गए। उसके बाद बिंदेश्वरी दुबे का नंबर आया, फिर भागवत झा आजाद, उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह को बिहार के सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया। भागलपुर दंगों के बाद फिर जगन्नाथ मिश्रा को बिहार की कमान सौंपी गई। कांग्रेस आला कमान बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चेहरा बदलने का प्रयोग करता रहा। बिहार बदहाल होता जा रहा था और नेता सत्ता के खेल में मस्त थे। कांग्रेस शायद इस बात से बेखबर रही कि उसकी वोट की जमीन तेजी से खिसक रही है। दूसरी ओर बिहार जातीय हिंसा और जमीन की जंग में लहूलुहान हो रहा था। समाज और सत्ता का चक्र हमेशा घूमता रहता है। कभी अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई थी, अब पिछड़ों में अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई चल रही है। आजादी के बाद के शुरुआती 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता में सवर्णों का वर्चस्व रहा, जिसमें भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ जातियों के लोग शामिल थे। दरअसल साल 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार के अलग राज्य बनने को जाति और राजनीतिक समन्वय की सफलता के बड़े केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है। जब बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, तब बंगाली सवर्ण सबसे ज्यादा अंग्रेजी के जानकार थे। बाद में कायस्थों और मुस्लिमों ने अंग्रेजी शिक्षा में खासी दिलचस्पी दिखाई। कायस्थों ने सरकारी दफ्तरों में बंगाली वर्चस्व को चुनौती देते हुए बड़ा आंदोलन खड़ा किया और अलग बिहार राज्य की मांग की। उस दौर में कायस्थों का नारा हुआ करता था, बिहार बिहार वासियों के लिए। जब साल 1912 में बिहार अलग राज्य बना, तो हर क्षेत्र में नए नए अवसर पैदा हुए, जिसका फायदा खास तौर से अंग्रेजी पढ़े लिखे कायस्थों और मुस्लिमों के एक छोटे से वर्ग ने उठाया। बिहार में कायस्थ जाति के वर्चस्व को चुनौती मिली भूमियार जाति से। बाद में भूमियारों को चुनौती देने के लिए कायस्थ और राजपूतों ने हाथ मिला लिया। जाति के आधार पर सियासी समीकरण बैठाने की परंपरा का श्री गणेश हो चुका था। साल 1946 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 76 सीटों में से 18 पर राजपूत, 15 पर भूमियार ब्राह्मण और 13 कायस्थों को टिकट दिया।
वहीं पिछड़ी जातियों के 8 सदस्यों को टिकट मिला। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में भी जाति के मुद्दे पर जमकर तनातनी और गुटबाजी हुई। तब भूमियारों के बड़े नेता थे श्री कृष्ण सिंह। इस गुट ने कायस्थों के बड़े नेता कृष्ण वल्लभ सहाय को अपनी ओर मिला लिया। राजपूत समुदाय के बड़े नेता अनुग्रह नारायण सिंह को भी जोड़ लिया गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण ने इसे भूमियार राज का नाम दिया था। श्री कृष्ण सिन्हा भूमिहार समाज से थे और अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत। दोनों ही जातियों के बीच वर्चस्व को लेकर खींचतान नई बात नहीं। श्री बाबू और बाबू साहब में ठनी रहती थी। बिहार कांग्रेस कमेटी में जाति के आधार पर कई गुट सक्रिय थे। आजादी के बाद पहले आम चुनाव में बिहार की कई सीटों पर कांग्रेसी अपनी पार्टी के ही उम्मीदवारों की जड़ें खोदने में लग गए, लेकिन तनातनी को टालने में श्री बाबू और बाबू साहब की केमिस्ट्री ने बड़ी भूमिका निभाई। बिहार के ज्यादातर जमींदार भूमिहार यानी श्री बाबू की जाति से ही थे। अपनी ही जाति के प्रभावशाली लोगों के दबाव के बाद भी श्री बाबू ने विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन विधेयक लाने का फैसला किया, जिसे पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई कायस्थ समाज से ताल्लुक रखने वाले राजस्व मंत्री के.बी. सहाय को। इससे बिहार के कई राजघराने और जमींदार सहाय को दुश्मन की तरह देखने लगे। उनका राजनीतिक वजूद मिटाने की कोशिशों में जुट गए। नतीजा ये रहा कि 1957 में के.बी. सहाय चुनाव हार गए। अब आप उस दौर की बात करें, बिहार में अब तक 21 चीफ मिनिस्टर हुए, उसमें 11 पिछड़े समाज के हुए, एक अल्पसंख्यक भी हुए, दलित भी हुए, लेकिन 10 अग्री जाति के चीफ मिनिस्टर हुए। श्री बाबू हुए, उसके बाद विनोदानंद झा हुए, और ये क्रम हुआ भागवत झा आज़ाद। मैं क्रम में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह से 10 अग्री जाति की बात थी, और सबके पीछे वोट की राजनीति में जाति तो थी ही। 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे पर श्री बाबू और बाबू साहब में बात इस कदर बिगड़ी कि पंडित नेहरू ने दोनों को दिल्ली तलब किया। चुनाव के बाद दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। ऐसे में विधायकों में वोटिंग के जरिए तय हुआ कि श्री बाबू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। जातीय गुटबाजी और आपसी तनातनी के बीच बिहार आगे बढ़ता रहा। जनवरी 1961 में श्री बाबू के निधन के बाद सीएम की कुर्सी पर राजपूतों ने दावा ठोका। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर दीप नारायण सिंह ने शपथ ली, लेकिन सत्ता में रह पाए सिर्फ 17 दिन। भूमिहार और राजपूतों के बाद बारी आई ब्राह्मणों की। विनोदानंद झा बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन कामराज प्लान के तहत जब विनोदानंद झा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो के.बी. सहाय को बिहार की कमान संभालने का मौका मिला। बिहार के जमींदारों का धीरे धीरे कांग्रेस से मोह भंग होने लगा और गैर कांग्रेसवाद की नींव पड़ने लगी। दूसरी जाति के लोगों के साथ अग्री जातियों के कुछ लोग कांग्रेस की जगह दूसरे राजनीतिक विकल्पों की ओर देखने लगे। सत्ता में हिस्सेदारी से किसी भी जाति या समुदाय की ताकत कैसे बढ़ती और घटती है, इसे एक आंकड़े के जरिए समझा जा सकता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी में साल 1934 में कायस्थों की भागीदारी तकरीबन 54% थी, तो राजपूत समुदाय से तकरीबन 8% और भूमियारों की तकरीबन 15.50% के करीब। लेकिन साल 1952 में कायस्थों की भागीदारी घटकर सिर्फ 5.26% पर आ गई। राजपूतों की हिस्सेदारी बढ़कर 26.33% हो गई, भूमियारों की 21.05% हो गई। इस दौरान ब्राह्मणों ने भी बिहार के राजनीतिक आसमान में अपनी जगह को मजबूत किया। साल 1957 में बिहार विधानसभा के 210 सदस्यों में से जाति के आधार पर हिस्सेदारी को देखा जाए तो भूमियार जाति के 34, राजपूत जाति के 30, ब्राह्मण समुदाय से 20 और कायस्थ जाति से 8 सदस्य विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। वहीं साल 2020 में बिहार में 28 राजपूत, 21 भूमियार, 21 ब्राह्मण और 3 कायस्थ जाति के उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। कभी जिस बिहार में भूमियारों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर और प्रभावशाली माना जाता था, वहीं नए सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि सवर्णों में
सबसे बुरी स्थिति इस जाति के लोगों की है। साल 1990 में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो उस साल यादव जाति के 63 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। अगले चुनाव यानी 1995 में ये संख्या बढ़कर 86 तक पहुंच गई। लेकिन 2020 के बिहार चुनाव में यादव विधायकों की संख्या घटकर 54 पर आ गई, जिसमें से लालटेन चुनाव चिन्ह से सिर्फ 36 यादव ही विधायक बने। बिहार का इतिहास गवाह है कि जातियों से सत्ता को ताकत मिली और सत्ता से जातियों के भीतर खास लोगों को। सत्ता के लिए जातीय समीकरण साधने में बिहार की तरक्की की रफ्तार सुस्त हो गई। उस जकड़न से समाज को और सियासत को आजादी नहीं मिल पाई, जिसके केंद्र में सबका साथ और सबका विकास का एजेंडा हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।